Good morning, dear students. Welcome all of you in today's lecture. In previous two videos, we have seen about information like useful microorganisms, lactobacilli, yeast, rhizobium. In these two videos, we have seen how these microorganisms are useful for human being. Right? We have covered some information about their role, importance, etc. In this video, we will cover information about harmful microbes, how these microbes are responsible to cause economic losses to human being, or how these microbes are responsible to cause various diseases to human being. So let's start with this topic. फर्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगाई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल, आउट ऑफ दैट सम आर बेनिफिशियल, सम आर हार्मफुल ओनली, राइट। जैसे कि हमने ईस्ट देखा है, वो भी एक फंगस है बट वो यूजफुल है, बट रेस्ट ऑफ द कुछ ऐसे फंगस है विच आर हार्मफुल। तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये फंगस ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। तो जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम फंगस के बारे में देखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी भी देखी है कि फंगस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म as well as fungus is heterotrophic organism, means depend on another food material. Then this fungus also called as cosmopolitans, that means occurs everywhere. ऐसा एक भी एनवायरमेंट नहीं है और जहाँ पे आपको ये फंगस नहीं मिलती, तो कॉस्मोपोलिटन्स हम फंगस को कहते हैं। और ये जब फंगस एग्जिस्ट होती है एनवायरमेंट में, तो ये किस तरह से एग्जिस्ट होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, जो कि वेरी माइन्यूट साइज में रहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स के फॉर्म में ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं फंगस, और ये ग्रोथ होने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए मोस्टली मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि किस तरह से ये डैमेजेस कॉज करती है फंगस। अगर एनवायरनमेंट में सफिशिएंट मॉइस्चर है तो कॉटन फैब्रिक्स, गनी बैग्स, लेदर, वुडन एटम्स, इनको ये फंगस टारगेट करता है, इनके ऊपर इसकी ग्रोथ होती है। और क्या होता है, इन सभी मटेरियल्स को ये वीक बना देता है। आपने एक डेली रूटीन लाइफ में ये ऑब्जर्वेशन लिया होगा कि रेनी सीजन में अगर ये गनी बैग्स हो या वुडन एटम्स हो, इनका कांटेक्ट अगर मॉइस्ट एनवायरनमेंट के साथ आता है और वहां पे 4 to 5 डेज कंटिन्यूसली मॉइस्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो उनके ऊपर फंगस की ग्रोथ होती है एंड वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से फंगस हमारे लिए जो यूजफुल मटेरियल है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से फंगस ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन मटेरियल को। तो फंगस में उनकी जो बॉडी रहती है, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज हाइपी। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम हाइपी कहते हैं। तो ये हाइपी पेनिट्रेट करती है फंगस इन मटेरियल में। तो ये हाइपी किस तरह से पेनिट्रेट करती है या किसकी हेल्प से ये पेनिट्रेट होती है, तो फंगस में एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है कॉल्ड एज हुस्टोरिया। तो इस हुस्टोरिया की हेल्प से ये इन मटेरियल को पेनिट्रेट करता है या इंसर्ट होता है एंड डीप जाता है, क्योंकि इस मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि फंगस के न्यूट्रिशन के लिए एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीप जाके वो न्यूट्रिएंट्स को ये फंगस एब्जॉर्ब करती है। अब न्यूट्रिएंट्स वहां से चले जाने की वजह से ये मटेरियल पूरी तरह से वीक बन जाता है। और फाइनली आप देखे होंगे कि वियर एंड टियर एक्टिविटीज या वियरिंग एंड टियरिंग मोशंस आपको वहां पे मिलेंगे, क्योंकि जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, फंगस इन्फेक्टेड मटेरियल, आप उनको हाथ भी लगाएंगे तो वो टूट जाता है, या थोड़ा बहुत उसको पुश करेंगे तो भी ये टूट जाता है, क्योंकि उतना वीक बना हुआ रहता है फंगस के हाइपी की पेनिट्रेशन की वजह से। अब जब भी ये फंगस ग्रो होती है किसी भी मटेरियल पे, तो एक सिंगल फंगस कभी भी नहीं ग्रो होती, एक सो मेनी फंगस एट ए टाइम वहां पे ग्रो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको एक जनरली बड़े साइज में एक रेक्टेंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में व्हाइटिश या ग्रीनिश, नहीं तो ब्लैकिश ग्रोथ दिखती है। तो इतने लार्ज एरिया में ये ग्रो होते हैं एट ए टाइम। ओके, अब जब भी ये किसी भी एटम को, लाइक गनी बैग्स हो या शूज हो, पर्स हो, बेल्ट हो, इनको जब अटैक करते हैं, इनको जब टारगेट करते हैं, तो उनकी लाइफ कम हो जाती है, हम ज्यादा दिन उनको यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक टाइप का इकोनॉमिक लॉस ही है जो हमें बियर करना पड़ता है। जो फर्नीचर के लिए हम वुड यूज करते हैं, अगर ये वुड टारगेट हुआ फंगस के अटैक से, तो वो भी स्पॉइल हो जाता है। इस तरह से इकोनॉमिक लॉसेस हमें कॉज करता है। जैसे कि ये इकोनॉमिक लॉसेस कॉज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल,
ये फंगस हमारे फूड आइटम्स को भी टारगेट कर सकता है, जैसे कि पिकल्स है, मुरब्बा है, जैम है, सॉस है, चटनी है। ये मटेरियल, ये फूड आइटम्स जब हम बना के रखते हैं घर में तो कंटेनर में रखते हैं। अगर हमने इन कंटेनर को एयर टाइट नहीं रखा तो वहां पे इस फंगस की ग्रोथ होती है और ये फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं। जैसे कि हम पिकल्स के बारे में देखते हैं, हम समर सीजन में पिकल्स बना के रखते हैं, बट जैसे ही रेनी सीजन चालू होता है और अगर इन पिकल्स को हमने अच्छे से एयर टाइट नहीं किया तो रेनी सीजन में इन पिकल्स के ऊपर फंगस की ग्रोथ होती है। करेक्ट। तो रेनी सीजन में नहीं बट अदर सीजन में भी हो सकती है, क्योंकि पिकल्स का जो कंटेनर रहेगा, जो जार रहेगा, उसमें मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहेगा और ये हमारे फूड आइटम्स को डिस्ट्रॉय करेगी या खराब करेगी। लाइक, तो इकोनॉमिक लॉसेस अदर मटेरियल के साथ साथ ही फूड आइटम्स को भी स्पॉइल करती है। अब जब ये फंगस फूड आइटम में ग्रो होती है तो वहां पे उसको ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, जिसकी हेल्प से फंगस की ग्रोथ फास्ट होती है एज वेल एज रिप्रोडक्शन भी फास्ट होता है। अब जब भी ये फंगस फूड आइटम्स को टारगेट करती है तो, और जब भी ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है इन फूड आइटम से, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने के बाद ये सम पॉइजनस केमिकल्स को रिलीज करती है उन फूड आइटम्स में, जिन पॉइजनस केमिकल को हम कहते हैं माइकोटॉक्सिन्स। राइट। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय फंगस कॉल्ड एज माइकोटॉक्सिन्स, और इन्हीं माइकोटॉक्सिन्स की वजह से वो फूड पॉइजनस बन जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर फंगस इन्फेक्टेड मटेरियल, फूड मटेरियल अगर हमने कंज्यूम किया तो हमें फूड पॉइजनिंग होता है। दैट फूड पॉइजनिंग इज ओनली ड्यू टू माइकोटॉक्सिन्स। और जो भी फूड इस फंगस से अटैक किया जाता है या जिस फूड के ऊपर इस फंगस का अटैक हुआ है, तो वो कभी भी हम ईट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें माइकोटॉक्सिन्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ सेकेंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम। अब ये क्लोस्ट्रीडियम वन टाइप का बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया हमने ऐसा भी देखा है जो यूजफुल है, दैट इज लैक्टोबैसिली। बट एक क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियल कैटेगरी में ऐसा बैक्टीरिया है जो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हमारे ह्यूमन बीइंग को कॉज करता है। अब ये क्लोस्ट्रीडियम एक रॉड शेप का बैक्टीरिया है, एंड जब ये मल्टीप्लाई होता है तो स्पोर्स की हेल्प से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे दिया गया है कि बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स, मतलब ये बॉटल शेप जैसे स्पोर्स इसके रहते हैं और उनकी हेल्प से ये रिप्रोड्यूस होता है। एक एडवांटेज क्या है इस क्लोस्ट्रीडियम का, कि जो स्पोर्स इस क्लोस्ट्रीडियम ने प्रोड्यूस किए हैं, ये स्पोर्स एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव हो सकते हैं। मीन्स व्हाट, अगर हाई टेम्परेचर पे जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं होते, तो क्लोस्ट्रीडियम के स्पोर्स हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव होते हैं, मतलब ये उनके लिए एडवर्स कंडीशन है। एंड जैसे ही वो कंडीशन फेवरेबल बनेगी वो एक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉसेस ह्यूमन बीइंग को अगर कौन से बैक्टीरियल स्पेसिस से होते हैं तो वो है क्लोस्ट्रीडियम। अब इस क्लोस्ट्रीडियम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे कभी भी सर्वाइव नहीं होता। इसकी परफेक्ट ग्रोथ के लिए अनएरोबिक कंडीशन ही चाहिए। अनएरोबिक कंडीशन मीन्स व्हाट, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो जब भी आप देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ कहाँ होता है तो वहाँ पे आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत कम था। जहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन नहीं होता। जहाँ पे ओनली अनएरोबिक कंडीशन है वहीं पे ये क्लोस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन होता है। अब ये क्लोस्ट्रीडियम जब भी फूड को डैमेज करता है तो कौन से फूड को डैमेज करेगा या कौन से मटेरियल को ये डैमेज करता है, तो मोस्टली क्लोस्ट्रीडियम फूड आइटम्स को डैमेज करेगा, वो भी कुक्ड फूड आइटम्स को। अनकुक्ड हो या फ्रेश वेजिटेबल्स हो, ऐसे फूड मटेरियल को क्लोस्ट्रीडियम कभी भी टारगेट नहीं करता। जो कुक्ड फूड आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हो, जैसे कि आपने समर सीजन में ये जनरली हमें ऑब्जर्व होता है कि अगर कुक्ड फूड को हम एक मिनिमम टेम्परेचर में या प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ नहीं स्टोर करते हैं तो वो फूड खराब हो जाता है। तो एक्चुअली वो क्लोस्ट्रीडियम की वजह से खराब होता है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम का टारगेट क्या है, तो कुक्ड फूड इज द टारगेट। राइट। अब इस क्लोस्ट्रीडियम के सो मेनी स्पेसीज एनवायरमेंट में अवेलेबल है, मोर देन हंड्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है, जिसमें से सम स्पेसीज सॉइल में रहते हैं, सम स्पेसीज लिव इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। दैट मीन्स ये हार्श हैबिटेट में इजीली सर्वाइव होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स अगर आप देखेंगे तो हमारा पीएच बहुत एसिडिक पीएच रहता है हमारे एलिमेंट्री कैनल का।
और इस एसिडिक पीएच में भी ये क्लोस्ट्रीडियम सर्वाइव हो सकता है। ओके, तो ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव होने की वजह से ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। अब ये क्लोस्ट्रीडियम के वेरियस स्पेसीज है, जिसमें सम स्पेसीज हमारे सामने दिख रही है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली है। ये अलग अलग स्पेसीज अलग अलग तरीके का डैमेज कॉज करते हैं। तो ऐसे 100 से ज्यादा स्पेसीज एनवायरमेंट में इस क्लोस्ट्रीडियम के अवेलेबल है। नाउ कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है जो ह्यूमन बीइंग में डिसीजेस कॉज करते हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली कौन सा डिसीज कैसे ट्रांसफर होता है या उसको कैसे प्रिवेंट करना होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नहीं तो पर्टिकुलर डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये भी आस्क किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो हमें क्या देखना है कि नेम ऑफ डिसीज कौन सा है, कौन से पैथोजन की वजह से ये डिसीज होता है, और ये किस तरह से ट्रांसफर होता है, मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एज वेल एज इस डिसीज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन हमें देखनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला डिसीज है एड्स, जो सभी को पता होगा कि HIV वायरस की वजह से ये डिसीज होता है। अब ये एड्स डिसीज किस तरह से ट्रांसफर होता है, तो थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम द एड्स। मतलब जिस किसी मदर को अगर ये डिसीज है एड्स, तो ये उसकी जो होने वाली चाइल्ड है उनको उसको भी ये ट्रांसफर हो सकता है। दैट मीन्स मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, 3 है, ब्लड, सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड फ्रॉम मदर टू हिज टू हर चाइल्ड। इस तरह से 3 वे से ये डिसीज ट्रांसफर होता है। जनरली आपने इस डिसीज के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे रूमर्स है एड्स डिसीज के बारे में, बट एक्चुअली ये ट्रांसमिशन ओनली इन 3 मैकेनिज्म से होता है। नहीं तो एक सिरिंज जो है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज अगर हेल्दी पर्सन को यूज की गई बाय द डॉक्टर, तो भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है, राइट। बट उनके कांटेक्ट में आने से, उनके हाथ मिलाने से, उनके साथ टिफिन शेयर करने से कभी भी ये डिसीज हेल्दी पर्सन को नहीं होता। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल सोसाइटी में पर्सन्स विच आर सफरिंग फ्रॉम द एड्स, इनको बहुत अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको बायकॉट किया जाता है। तो इस तरह से नहीं है, हमें एक्चुअली मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ के लेना है। ओके, अब इस डिसीज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर है कि सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। सेकेंड वन है अवॉइड रीयूज ऑफ निडल्स एंड इंजेक्शन, जो कि मैंने आपको इन्फेक्शन के मोड में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, इंपॉर्टेंट मोड है जिससे ये ट्रांसमिशन फास्ट हो सकता है। बट आजकल आप देखते होंगे कि मेडिकल में कभी भी वंस अगर कोई निडल हो या इंजेक्शन हो यूज की जाती है, तो रिपीट नहीं किया जाता उसको, वो डिस्ट्रॉय की जाती है और न्यू यूज की जाती है। तो इस तरह से हम इस डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड डिसीज है हेपेटाइटिस। ये भी एक वायरल डिसीज है। आपने इसके वेरियस टाइप्स के बारे में सुना होगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एक्सेट्रा। तो ये भी एक वायरस की वजह से होता है। किस तरह से ये ट्रांसफर होता है, तो थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ओके, फिर हमें क्या करना चाहिए इस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो हमेशा जो वाटर हम यूज करते हैं, दैट वाटर शुड बी क्लीन एंड फिल्टर, एज वेल एज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड आपको करना पड़ेगा एक लो टेम्परेचर पे, जिसको हम रेफ्रिजरेटर कह देंगे। तो रेफ्रिजरेटर में आपको इस फूड को स्टोर करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रिकॉशंस हम लेके इन डिसीजेस को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड वन है दैट इज इन्फ्लुएंजा। ये भी एक वायरल डिसीज है। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा कि एवरी ईयर अमेरिका जैसी कंट्री है, वहां पे इन्फ्लुएंजा डिसीज की वजह से एवरी ईयर 2 लाख 3 लाख डेथ्स होते रहते हैं। तो ये बहुत सीरियस डिसीज है इन्फ्लुएंजा, और ये एयरबॉर्न डिसीज है, जो कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो ये आपको भी हो सकता है, राइट। फिर इस इन्फ्लुएंजा को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल हाइजीन। एक हाइजीन कंडीशन जिसको हम कहते हैं कि आपको एक स्वच्छ तरीके से रहना पड़ेगा। एज वेल एज वी शुड हैव टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये सबसे बेस्ट वे है कि जिस पर्सन को ये डिसीजेस हुए हैं, कौन से भी डिसीज रहने दो, उनसे अगर आप कांटेक्ट नहीं बनाते हो, आप उनसे दूर रहते हो, तो ऑब्वियसली ये डिसीज आपको होने वाले नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट डिसीज है मिसल्स एंड चिकन पॉक्स। ये भी एक वायरल डिसीज है।
आज तो नहीं, बट जब हमारे पेरेंट्स का ईरा था 1960 टू 1990 के बीच में, तो ये चिकन पॉक्स हो या मिसल्स हो, इनका अटैक बहुत ज्यादा होता था और सीवियर अटैक की वजह से कभी कभी डेथ भी होती थी। आजकल ये डिसीजेस आज है, बट इनके ऊपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इनका इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो मिसल्स एंड चिकन पॉक्स जो कि वायरल है, इनका ट्रांसमिशन होता है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। फिर किस तरह से हमें इनको प्रिवेंट करना है, तो वैक्सीनेशन रहता है। जो कि आपने देखा होगा कि जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वेरियस डिसीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे। देन अनकॉन्टेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप इस डिसीज को अपने से दूर रख सकते हो। देन लेटेस्ट जिसने बहुत सारे डेथ्स वर्ल्ड में किए थे, दैट इज बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। जिसमें बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू मतलब H1N1, ये एक वायरल डिसीज है। स्वाइन फ्लू को हम सार्स भी कहते हैं। कि ये बर्ड फ्लू जिसने हेन्स को टारगेट किया था, आपने सुना होगा ये न्यूज में। तो ये इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ कांटेक्ट आने की वजह से या एनिमल्स के साथ कांटेक्ट आने की वजह से ये डिसीज होता है। अब इस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए एंड प्रॉपरली कुक्ड मीट हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स की वजह से होता है। तो अगर आप कुक्ड करेंगे अच्छे से तो ये डिसीज से आप दूर रह सकते हो। नेक्स्ट वन है डेंगू। ये सभी को पता होगा कि कितना सीरियस डिसीज है। अगर इस डेंगू फीवर की वजह से इवन दो डेथ भी हो सकती है, राइट। तो ये भी एक वायरल डिसीज है। और ये किस तरह से ट्रांसफर होता है, तो इसका एक वेक्टर है, दैट इज मॉस्किटो। मतलब डेंगू का वायरस ये मॉस्किटो के थ्रू पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। और आपने डेंगू कॉज करने वाले मॉस्किटो के बारे में इंफॉर्मेशन सुना होगा, ये डे टाइम में बाइट करते हैं। बाकी के जो एवरेज हो या रेगुलर मॉस्किटोज है, ये नाइट टाइम में बाइट करते हैं। बट डेंगू का जो मॉस्किटो रहेगा वो डे टाइम में बाइट करता है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये क्लीन वाटर में मिलते हैं मॉस्किटोज, डेंगू कॉज करने वाले। और जो बाकी के मॉस्किटोज रहते हैं वो डर्टी प्लेस में मिलते हैं। मतलब सबसे डेंजरस है ये डेंगू डिसीज। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है इसका, मॉस्किटो बाइट। फिर हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग का जो भी एटमोसफियर है या जो भी आपके साइड में, वहां पे अगर ज्यादा स्टोरेज है, डर्टीनेस है, तो आपको वहां पे क्लीननेस रखना पड़ेगा। देन स्टैग्नेशन ऑफ वाटर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब आपको फ्रेश वाटर हो भी, फिर भी आपको ये ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना है। आपको एक एक दो दिनों में उस वाटर को रिप्लेस करना चाहिए। एंड देन मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए वेरियस मेजर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए वेरियस मेजर्स है। नाउ ये निमोनिया डिसीज, जिसमें आपको पता होगा कि ये लंग्स से रिलेटेड डिसीज है। कि जो ब्रीदिंग करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है निमोनिया, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि लंग्स में एक वाटर वहां पे तैयार होता है एंड आवर लंग्स आर फिल्ड विथ वाटर व्हेन वी आर इन्फेक्टेड विथ निमोनिया। तो ये निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसीज है। अब ये कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, तो ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे हम स्नीजिंग कहते हैं, तो स्नीजिंग की वजह से जो भी ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी के बाहर आते हैं, तो वो एयर में सस्पेंडेड कंडीशन में रहेंगे और इनके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो ये निमोनिया हमें भी हो सकता है। फिर इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वैक्सीनेशन है। देन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट डिसीज है लेप्रेसी। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये लेप्रेसी के बारे में आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जनरली सुना होगा कि ये लेप्रेसी लॉन्ग टर्म कांटेक्ट अगर उस पर्सन के साथ आता है तो तब होता है। एंड इसमें हमारे जितने फिंगर्स है, हाथ के हो या लेग्स के हो, तो इनको ज्यादा इन्फेक्शन होता है इस लेप्रेसी की वजह से। तो ये लेप्रेसी आज तो इतना इन्फेक्शन नहीं होता है, बट प्रीवियसली इसके ऊपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से बहुत सारे रूमर्स फैले थे एंड लोग इस लेप्रेसी इन्फेक्टेड पर्सन को बायकॉट करते थे। तो इतना अनअवेयरनेस वहाँ तब था। बट आजकल ये डिसीज क्योर होता है, बट ये बैक्टीरियल डिसीज है। इसको अवॉइड करने के लिए हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं रखेंगे। एंड उनके जो रिलेशनशिप में आते हैं लोग, और या हम कहेंगे कि उनके जो क्लॉथ्स है, उनका जो जो मटेरियल वो यूज करते हैं, तो वो मटेरियल हमने यूज नहीं करना है।
तो एक सिंपल प्रिवेंटिव मेजर है लेप्रोसी को अवॉइड करने के लिए। देन थर्ड डिसीज है कॉलरा, विच इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिसीज, और सबको पता है कि ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। जनरली रेनी सीजन में हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि वाटर का कॉन्टेमिनेशन ज़्यादा रहता है। फिर इसको प्रिवेंट अगर हमने करना है तो क्लीन फूड एंड वाटर हमें प्रेफर करना होगा, तो इजीली हम इस डिसीज को अपने से दूर रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है मलेरिया। ये मलेरिया डिसीज के बारे में भी आपने सुना होगा कि 90s में 1990 में इस डिसीज की वजह से बहुत सारे डेथ वर्ल्ड में हुए थे। जैसे कि आजकल हम कोरोना डिसीज के बारे में सुनते हैं, तो वैसा ही एक पैनिक कंडीशन, वैसा ही एक पेंडेमिक ये मलेरिया होके गया है। और ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है डिसीज। जनरली हमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल डिसीजेस पता है, वैसे मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मलेरिया जब ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का, तो वो मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, एज वेल एज अनक्लीन सराउंडिंग की वजह से होता है। अब हमें अगर ये प्रिवेंट करना है मलेरियल इन्फेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सराउंडिंग को क्लीन करना पड़ेगा, एज वेल एज वाटर को हम जो स्टैग्नेट करते हैं, ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखते हैं, वो हमें नहीं करना है। एंड मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए हमें वेरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे। देन एक फंगल डिसीज है डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्कैबीज, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग में आपको ये देखने को मिलते हैं। नहीं तो आप एक स्किन डिसीज के बारे में सुने होंगे, सोरोसिस। ये सभी फंगल इन्फेक्शंस है। हाँ, इनसे डेथ वगैरह नहीं होती है, बट एक नॉर्मल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये डैंड्रफ हो या रिंगवर्म हो, ये डिसीज कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो जब भी आपका कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आएगा तो ये आपको होने के चांसेस है। नहीं तो अगर हम जिस पर्सन को ये रिंगवर्म डिसीज है या सोरोसिस डिसीज है, उनके क्लॉथ्स अगर हमने यूज किए, तो ये हमें होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट एंड इन्फेक्टेड पर्सन के बिलोंगिंग यूज करना, ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और अगर आपको इस डिसीज को अवॉइड करना है, तो सिंपल टेक्निक है, आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए एंड जो भी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है उनसे कांटेक्ट अवॉइड करिए। तो इन दिस वे ये वेरियस डिसीजेस कॉज्ड बाय वेरियस माइक्रोब्स ये है। इसके बारे में आप सभी को ये ध्यान में रखना है, कौन सा डिसीज का पैथोजन कौन सा है, राइट, एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ही एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करवा के दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।